Hi, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। टुडे ये जो हमारी केस स्टडी सीरीज़ है क्लिनिकल स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आज हम सेकेंड केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. Okay, why anaphylactic reaction is very important? Because 1 in every 12 people are suffering from some sort of the food allergy. The second important चीज, $25 बिलियन की कॉस्ट डेवलप्ड कंट्री में भी ये सालाना इतनी कॉस्ट लग जाती है सिर्फ ये टाइप की एलर्जिक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए. ओके, और जैसे डेवलपिंग कंट्री लाइक अस, this type of allergic reaction, if the people are not aware about how to manage it, that's significantly causing the problems. mortality भी होती है और बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. तो एज ए फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो एक लाइफ सेविंग कम्युनिकेशन है विद द पेशेंट. बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो उसको हम अवेयर करेंगे, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज ए फार्मासिस्ट वी शुड हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड हम अपने पेशेंट को ये समझा सकते हैं. तो चलते हैं केस स्टडीज़ के साथ. तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी फेवरेट पेशेंट का नाम ज़्यादातर रेखा होता है. तो रेखा, सी इज़ अ 24-year-old वुमेन. सी हैज़ बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम इन अनकॉन्शियसली वो एडमिट होती है. क्या हुआ था, सी हैड फूड एट द थाई रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के उसके फ्रेंड्स के साथ, और इमीडिएटली सी हैज़ कंप्लेन अबाउट ट्रबल इन ब्रीदिंग. फूड, अनकॉन्शियसली एडमिट हुई, कहाँ पे खाना खा रही थी, थाई फूड, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई. जैसे ही ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, थोड़े टाइम के बाद सी अनकॉन्शियस हो गई. अनकॉन्शियस हुई, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया. वहाँ पे उस टाइम पे उसने देखा कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, अलर्ट ब्रेसलेट. उसमें लिखा है कि सी इज़ एलर्जिक टू पीनट, और उसको जो एयर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, मतलब कि ब्रोंकोस्पेज़म तो हो ही गया है उसे. तो ये कंडीशंस को देख के सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है कि ये पेशेंट को क्या है. डेफिनेटली उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का शौक आया है, एनाफाइलेक्सिस शौक, बिकॉज ऑफ पीनट बटर. पीनट बटर कहाँ पे था, उसके थाई रेस्टोरेंट के फूड में था, वहाँ से उसको ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है. अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एनाफाइलेक्सिस की. जैसे नॉर्मल सिचुएशन को अगर हम हाइव्स बोले या तो कोल्ड एंड फ्लू की सिचुएशन बोले, तो एक छोटे से एरिया में, जैसे नॉस्ट्रिल, नोज का जो एरिया है, वहाँ पे अगर एलर्जेंस एक्सपोज होते हैं तो वो सिचुएशन में हिस्टामिन का रिलीज होता है इतने ही एरिया में, जैसे नाकों के एरिया में. तो ये सिचुएशन में वहाँ पे वेजोडाइलेशन होता है, तो हमें नेजल कंजेशन हो जाता है. किसकी वजह से, हिस्टामिन रिलीज हुआ और वहाँ से ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए. ये तो लोकल इफेक्ट थी. लेकिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर में वाइड स्प्रेड हिस्टामिन रिलीज हो जाता है. अब वाइड स्प्रेड हिस्टामिन रिलीज होने से सारी की सारी ब्लड वेसल्स से वो डायलेट हो जाती है. अब ये जो बड़ी बड़ी सारी ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गई, उसका मतलब कि उसने सेंट्रल पुलिंग कर लिया ब्लड का. तो वो सिचुएशन में तो कार्डियोवैस्कुलर जो सर्कुलेशन है वो तो कोलैप्स हो जाएगा. ये कोलैप्स होगा तो हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन हो जाएगा. ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो गया तो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा. अगर वाइटल ऑर्गन को ब्लड नहीं मिला तो वो सिचुएशन में वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑर्गन फेलियर हो सकता है. ये दूसरा जो इसकी पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे ब्रोंकोस्पेज़म भी इसकी वजह से ही होता है. तो मेनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उसकी ब्रोंकोस्पेज़म को रिलीव करना है, उसकी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है, और उसकी ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो चुकी है उसको कंस्ट्रिक्ट करना है. तो हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला ब्रोंकोस्पेज़म को रिलीव करना है,
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ब्लड प्रेशर अभी उसका हाइपोटेंशन है उसको कंट्रोल करके वेजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड की फ्लो को नॉर्मलाइज करना है ताकि ऑर्गन फेलियर ना। ये 3 टाइप की ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ाई की है एड्रेनालिन की मदद से। एड्रेनालिन इज एक्टिंग ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। हमारे हार्ट में जो होता है बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो उसकी वजह से उसकी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ा और कार्डियक आउटपुट भी इंप्रूव हुआ, तो सारे ऑर्गन्स को ब्लड, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जो लंग्स में होता है, तो वहां से क्या होगा? वहां से उसको ब्रोंकोस्पेज्म हट जाएगा और उसकी ब्रीदिंग स्मूथ एंड ईजी हो जाएगी। इसीलिए इपिनेफ्रिन या तो एड्रेनालिन इज कंसीडर एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। और ये प्रोफाइलेक्टिक है, प्रिवेंटिव है। अगर मिस रेखा के पास मान लीजिए कि ईपीपेन जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन होती है, ओके, हर एक एनाफाइलेक्टिक पेशेंट को ये अपने साथ रखनी चाहिए। तो ईपीपेन एक सिंपल मेडिकेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन है। अगर वो मिस रेखा के पास होती तो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईपीपेन जो एड्रेनालिन की लो कॉन्सेंट्रेशन को कंटेन करता है वो हर एक एनाफाइलेक्टिक पेशेंट के पास होना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है। ओके, तो ये हमारे पॉइंट थे। अब देखते हैं डायग्नोसिस। इजी क्लियर हो गया एनाफाइलेक्सिस से। पैथोलॉजी तो हिस्टामिन की वजह से वेजोडाइलेशन हुआ, ब्रोंकोस्पेज्म हुआ एंड कार्डियक कोलैप्स हुआ, तो ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। कौन सी मेडिकेशन ब्रोंकोस्पेज्म को यहाँ पे रिलीव करेगी? एक ही तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा ब्रोंकोस्पेज्म, हमारे तो 3 प्रॉब्लम है। ब्रोंकोस्पेज्म भी चाहिए, कार्डियक ब्रोंकोस्पेज्म को भी रिजोल्व करना है, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाना है एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करना है। तो ये 3 चीजों को अचीव करने वाली ड्रग एड्रेनालिन है। ओके, और उसका मैनेजमेंट प्लान क्या हुआ कि पेशेंट के पास ईपीपेन नाम की जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन है वो उसके पास होना चाहिए, और ये यूज करने के बाद सी और ही हैज टू विजिट टू हॉस्पिटल इफ द फर्दर डोज इज रिक्वायर्ड और फर्दर असेसमेंट करने की जरूरत है तो। ओके, तो पहले घर पे तो उसने यूज कर लिया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को एक बार मिल लेना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा मेडिकेशन चाहिए या तो और कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये केस स्टडीज, ये थोड़े से फैक्चुअल्स हैं। 1 in every 12 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स। उसकी फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा है और ये कॉमन से कुछ एनाफाइलेक्सिस कोज करने वाले कुछ एरियाज है जो पीनट बटर की बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी होती है, बी बाइट की होती है और इंसेक्ट बाइट की भी होती है। पैथोलॉजी जैसे आप लोग जानते हैं, हिस्टामिन की वजह से ट्रीटमेंट ईपीपेन। तो आप मुझे ये ज़रूर से बताइए कि केस स्टडीज़ आपको कैसी लगी और आपको लगता है कि दिस काइंड ऑफ केस स्टडीज़ कैन हेल्प यू टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लिनिकल साइंस, और ये क्लिनिकल साइंस को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे तो हमारा तो फ़ायदा होगा ही होगा। एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम पास हो ही जानी है, और जो स्टूडेंट्स क्लिनिकली काम करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी भी बेनिफिट करेंगी और overall country is also going to get the benefit of our competency. So have a good time, thank you very much, bye bye, and we are coming out with the next case study. Thank you, have a good time, bye bye.